नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑफिस टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में। आज 18 अप्रैल है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध डेली करंट अफेयर्स से होता है। तो इसी के साथ ही चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। जो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ कर जाता हूँ मैं, जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कमेंट बॉक्स में जिन जिन लोगों ने आंसर दिया है, देखते हैं उनका आंसर किस प्रकार का रहा है। तो क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन थे 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 11 अप्रैल। तो एक दिवस को लेकर प्रश्न था ये, और अक्सर हम देखते हैं कि एग्जाम्स में दिवस को लेकर क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इस तरीके से अगर हम रेगुलर चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं तो हमें ये चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ज़रूरत इतनी है कि हम लोग जो है रेगुलर बने रहें वीडियोस के साथ, ताकि हमें जो है चीज़ें एक साथ ध्यान में बनी रहें और हमें याद होती रहें। ऐसा हम ना कोशिश करें कि हम चीज़ों को रटें। तो इसलिए अपने वीडियोस को, जो वीडियो रेगुलर डल रही हैं, उनको आप रेगुलर देखते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न में से कौन बन गई हैं। तो ऑप्शन है चंचला त्यागी, पूनम गुप्ता, कोमल अग्रवाल या महक गोस्वामी। तो इसका आंसर होगा पूनम गुप्ता। तो पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक होंगी। और पूनम गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह का पद ग्रहण करेंगी। यह पद संभालने वाली ये पहली महिला होंगी। और वर्तमान में पूनम गुप्ता अभी वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में काम कर रही हैं। तो इसी के साथ ही चलते दोस्तों वीडियो के अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में भारत में मानसून सामान्य होगा, यह भविष्यवाणी किस संगठन द्वारा की गई। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, नासा, भारतीय मौसम विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि लंबी अवधि के औसत के 98% पर दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत में मानसून वर्षा को प्रभावित करने वाले लानीना और या अल्नीनो की अनुपस्थिति होने की संभावना। लानीना और अल्नीनो एक तरीके से समुद्री क्षेत्र में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के विस्थापन से उत्पन्न होने वाली एक गतिविधि है, समुद्री गतिविधि है, जिसकी वजह से वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन आता है। यानी कहा जाए तो हाई प्रेशर वायुमंडलीय दाब है, उसमें परिवर्तन आता है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भारतीय मानसून प्रभावित होता है। तो जब मानसून की वर्षा 96 से 104% के बीच होती है तो उसे सामान्य वर्षा कहा जाता है। तो एक दृष्टि अगर डाला जाए तो भारतीय मानसून क्या है, तो भारत में मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार बदलना। इसके साथ ही आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चलने वाली हवाओं की दिशा ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो दिशाएं बदलती हैं। इसी के कारण भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून का ही अर्थ होता है वह वायु या वह दिशा या वह पवन जो अपनी एक वर्ष में 2 बार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। तो जैसे कि अगर भारतीय मानसून की बात करें तो भारतीय मानसून वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है, और यही कारण है कि भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु कही जाती है। तो भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा मौसमी होती है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। और जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी जो पवनें हैं वो केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच जाती है। और सर्वप्रथम मानसूनी हवाएं केरल के तट से टकराती हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले मानसूनी पवनें किस राज्य में वर्षा करती हैं। तो केरल राज्य में वर्षा करती हैं, जिसे मानसून प्रकोष्ठ या मानसून विस्फोट की संज्ञा दी जाती है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो इन चित्रों में आप समझ पाएंगे कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है या जो गर्मियों के मौसम में मानसून होता है वह कुछ यहाँ इस श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा कि ये गर्म पवनें जो है यहाँ पर उपस्थित जो लो प्रेशर बेल्ट है उसके क्रिएट होने की वजह से ये पवनें ऊपर की ओर यानी कि भारतीय प्रायद्वीप की तरफ आकर्षित होती हैं और 2 शाखाएं बनती हैं। अरब सागर शाखा बनती है और इधर ये बंगाल की खाड़ी शाखा बनती है। इसी तरीके से ये पवनें शीत ऋतु सितंबर के बाद जब सूर्य की किरणें इधर की तरफ
प्रतिस्थापित होने लगती हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाने लगती हैं, तो क्या होता है कि हाई प्रेशर बेल्ट यहाँ से लो प्रेशर बेल्ट में क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट यानी ITCZ लो प्रेशर बेल्ट यहाँ क्रिएट हो जाता है, और फिर इसके बाद जो पवनें हैं वो किधर की तरफ आकर्षित होती हैं, लो प्रेशर की तरफ आकर्षित होती हैं, तो इसे मानसून का लौटना कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, एक पवन की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम से है, और एक उत्तर पूर्व से है। तो दो दिशाएं बदल गई हैं मानसून की, तो इसीलिए इसे मानसून कहा जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है भारत में। और मानसून पवनें जो हैं वो इसी तरीके से चलती हैं, तो इसी कारण जो है मानसून को मानसून कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मानसून पवनें कौन सी पवनें होती हैं, जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा कि वर्ष में 2 बार दिशा कैसे बदलती है मानसूनी पवनों की। तो देखिए, अगर आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो कोई भी कंसेप्ट आपसे नहीं छूटेगा, आप बहुत सी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा, वहाँ कमेंट बॉक्स में ही दूंगा, या फिर आपको जो है अगली वीडियो में उसका आंसर ज़रूर मिलेगा कि किसने क्या क्वेश्चन पूछा है, उसका मैं उत्तर जो है बोलकर यहाँ पर आपको समझाकर कंसेप्ट को क्लियर करके दूंगा। लेकिन ज़रूरत है कि आप वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आ पाएगा। देखिए, सिलेक्शन जो है वो आपके 100% देने से नहीं रुकता है, बल्कि आपके 99% देने से रुकता है। यानी कि उसका कारण क्या है कि जब आपको कोई कंसेप्ट समझाया जा रहा है तो आप वीडियो को स्किप करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो 1% जो आपने स्किप किया है उसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है। तो आप अपना 100% दीजिए जहाँ भी दे रहे हैं। तो इसी के साथ ही चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो संगीता मोर, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सरिता मोर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत की महिलाओं ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। सरिता मोर ने 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, जिन्होंने नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ ही अभी पूजा ने 59 किलोग्राम वर्ग में और सीमा ने 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इसी तरीके से जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन है वो अलमाटी कजाकिस्तान में किया जा रहा है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अलमाटी कजाकिस्तान में किया जा रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को प्रतिवर्ष हीमोफीलिया और अन्य रक्त स्राव विकारों के लिए, यानी कि जो ब्लड खून का लगातार बहना है, ऐसी जो बीमारियां हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस जो है वो हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की एक पहल है और इसे 1989 में शुरू किया गया था। तो इस वर्ष जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस का जो विषय है वो परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में देखभाल बनाए रखना है विषय। ये हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ है, यानी कि अनुवांशिक रोग है। ये विरासत में मिला रक्त स्रावी विकार है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया है, किसी को हीमोफीलिया रोग है, तो अगर उसे चोट लग जाती है और खून निकलना शुरू हो जाता है तो खून जो है वो रुकता नहीं है, वो लगातार बहता ही रहता है। तो इस कारण जो है रक्त के ठीक से ना जमना जो है इस रक्त विकार का एक प्रमुख पहलू है। तो यह रक्त के थक्के के कारक की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है। यानी कि ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, खून लगातार बहना शुरू हो जाता है। यानी कि ये ऐसे कब होता है? ऐसा मुख्य रूप से होता है, या फिर कहा जाए तो खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? विटामिन के जिम्मेदार होता है। और यदि ब्लड में विटामिन के की या बॉडी में विटामिन के की कमी है तो यहाँ पर ब्लड जो है नहीं रुकता है, खून नहीं रुकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिक बीमारी है, जिसकी जानकारी या लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसी के साथ चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका आंसर होगा 49वां स्थान रहा है भारत का। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और फेसबुक ने समावेशी इंटरनेट सूचकांक जारी किया है। सूचकांक यह दर्शाता है कि इंटरनेट आम लोगों के लिए कितना प्रासंगिक
अधिक और सस्ता हो गया है, और इसके साथ साथ दुनिया भर के लोग इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, इस बात को ये सूचकांक दर्शाता है। और समावेशी इंटरनेट सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार ये भी है कि महामारी के साथ इंटरनेट का उपयोग जो है बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इस सूचकांक में भारत दुनिया भर में 49वें स्थान पर है। तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर दोस्तों, कि भारत किस देश से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 लेगा? तो रूस, अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रूस। तो रूस 2021 के अंत तक भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणालियों का सेट भेजेगा। 2008 में इन दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था, और ये S-400 क्या है? S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, और इसे रूस में विकसित किया गया है, रूस ने विकसित किया है। और ये विमान UAV यानी अनमैन्ड व्हीकल्स, यानी कि जो ड्रोन होते हैं, क्रूज मिसाइल्स, इन जैसे हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक की है। तो अभी रूस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अगर देखा जाए तो S-400 वायु रक्षा प्रणालियों को अभी जो है चीन ने भी खरीदा है, और चीन को पहली खेप पहुंच चुकी है, और 2021 के अंत तक भारत को भी पहला सेट भेजा जाएगा रूस के द्वारा। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विशेष आहरण अधिकार, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस संस्था से संबंधित है? तो ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, न्यू डेवलपमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो विशेष आहरण अधिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाई गई थी। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अगस्त के मध्य तक सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स का एक नया आवंटन वितरित करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, USA में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा IMF की स्थापना की गई थी। तो वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है इसकी वर्तमान में प्रबंधन निदेशक हैं। तो इसी के साथ ही चलते दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या संपूर्ण एक सप्ताह जो है विश्व कला दिवस के लिए मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, और यूनेस्को ने 2019 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के 40वें सत्र में इसकी घोषणा की गई थी कि विश्व कला दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो इस दिन कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने और कलाकारों के सतत विकास में योगदान को उजागर करने के लिए इसे मनाया जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो यूनेस्को के बारे में अगर हम जानें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ये शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। इसके साथ ही यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का एक सदस्य है, और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों के इस समूह का उद्देश्य क्या है? सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना। सतत विकास का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? यानी कि हम संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें कि आगे आने वाली पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी को भी वो संसाधन उपलब्ध हो सके। यानी कि हम संसाधनों का, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ऊर्जा के जो दूसरे संसाधन हैं, उनका उपयोग इतने बड़ी मात्रा में ना करें कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसका उपयोग ही ना कर पाए। या जैसे कि कुछ जो संसाधन है, जैसे जल संसाधन है, जल का उपयोग हम इस तरीके से ना करने लगें कि वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, वो दोबारा से रिसाइकल हो ही ना पाए। रिसाइकल होने में तो उसे लंबा समय लग रहा है, लेकिन उसको ख़त्म करने में हम लोग समय बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं। तो इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, सतत विकास को हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है यहाँ पर, कि हम जल संसाधन या दूसरे संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें, या जंगल का उपयोग इस प्रकार से करें कि उन्हें एक बार दोबारा से बनने का समय भी मिलता रहे, और आगे आने वाली पीढ़ी जिस वजह से क्या कर सके, उसका उपयोग कर सके। तो सतत विकास समूह का सदस्य है
यूनेस्को, और इसका उद्देश्य क्या है कि सतत विकास को बढ़ावा देना है। यानी कि हमें इस तरीके से विकास करना है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका जो है हम सस्टेनेबल रूप से यूज़ कर सकें, सतत रूप से उपयोग कर सकें। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है, और विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं, और इसका सामान्य सम्मेलन एवं कार्यकारी बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण होता है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि हिमाचल प्रदेश या हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल या पूर्ण सप्ताह को? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है हिमाचल दिवस मनाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश के गठन के दिवस के रूप में जो है इसे मनाया जाता है 18वें राज्य के रूप में। तो 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था, और 1971 में केंद्र शासित प्रदेश से एक राज्य के रूप में बनाया गया 15 अप्रैल को। तो यह वर्ष हिमाचल प्रदेश अपने स्थापना दिवस की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है इस वर्ष। और हिमाचल प्रदेश क्या है? एक उत्तर भारतीय राज्य है जो पश्चिमी हिमालय में अवस्थित है। यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ ही चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला तथा शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। तो वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं वर्तमान में, और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये दोस्तों आज के लिए आपका लास्ट वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो कुछ ये है कि छत्तीसगढ़ की वीरानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दुती चंद, सोनम सेठ, हिमा दास या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि ये पता लग सके कि आप लोग कितना रिवाइज कर रहे हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके उस डाउट का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। धन्यवाद।